हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर को, और इसमें साइंस में क्वेश्चंस नंबर हमने 22 तक हल कर लिए थे। उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 23 को। बस आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोगों का हाई स्कूल में साइंस के अंदर रिजल्ट अच्छा आ सके। तो जैसा कि चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां सवाल बोल रहा है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दो सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको बेटा 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। एक है 2 ओम, दूसरा है 3 ओम और कितना है 5 ओम। ये प्रतिरोध इसे R1 मान ले रहे हैं, इसे R2 मान ले रहे हैं और इस प्रतिरोध को कौन सा मान ले रहे हैं, R3। किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह होता है श्रेणी क्रम में फॉर्मूला। R1 का वैल्यू 2 प्लस R2 का वैल्यू 3 और R3 का वैल्यू कितना है 5, अर्थात 5 और 3 8 और 2 10, यानी कुल प्रतिरोध कितना निकलेगा 10 ओम। अब इसे जोड़ा किससे गया है, इसे जोड़ा गया है 30 वोल्ट से। तो सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि धारा कितनी है। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, जबकि समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो हम धारा निकालेंगे। अच्छा, ओम के नियम से फॉर्मूला होता है, ओम के नियम से क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बताओगे। ओम के नियम से फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू में R। विभव कितना दे रखा है 30 बराबर I निकालना है, R का वैल्यू कितना निकाला है 10, तो 10 दिए 30, अर्थात I बराबर कितने एम्पियर निकलेगी 3 एम्पियर की धारा। तो श्रेणी क्रम में धारा समान, जबकि समांतर क्रम में विभव समान। तो हमें प्रत्येक सिरों पर विभवांतर बताना है। तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू में R1। तो I धारा कितनी है 3 एम्पियर की और R1 प्रतिरोध कितना है 2, अर्थात कितने वोल्ट निकलेगी 6 वोल्टेज। ऐसे V2 बराबर I इंटू में R2, धारा 3 एम्पियर की, प्रतिरोध R2 बराबर कितना है 3, बराबर कितना निकलेगा 9 वोल्ट। ऐसे ही V3 बराबर I इंटू में R3, I का वैल्यू कितना है 3 और प्रतिरोध R3 बराबर कितना है 5, अर्थात 5 दिया 15 वोल्ट। क्लियर? यह निकाल लिया हमने V3 बराबर। ठीक है, तो ये V1, V2 और V3 के मान निकाल दिए। नोट करेंगे। इसके बाद आगे सवाल करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है, घरेलू वैद्युत विवरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली लिखनी है एवं आवरण के रंग लिखने हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है जीवित। पहला कौन है आपका, जीवित विद्युत में तार। तो यह कैसा होता है, यहाँ पर इधर रखेंगे तार को कि हम तार कैसा लेंगे, इधर इसका रखेंगे रंग। क्लियर? किस रंग का है, और इस तरफ रखेंगे इसकी कार्यप्रणाली, क्या कार्यप्रणाली है। ठीक है, तो आपका जो जीवित तार होता है इसका रंग होता है लाल। कैसे रंग का तार होगा, लाल रंग का तार होता है। अब ये कार्य क्या करता है, यह तार विद्युत उपकरणों में उच्च वोल्टेज पर, कैसे, उच्च वोल्टेज पर धारा को पहुंचाता है। तो बेटा आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ जीवित तार कैसे रंग का होगा, तो आप बताओगे लाल रंग का तार है। यह क्या करेगा, उच्च वोल्टेज पर धारा को पहुंचाने का, यानी जो विद्युत उपकरण है उन विद्युत उपकरणों में उच्च वोल्टेज पे धारा को पहुंचाएगा। दूसरा है हमारा उदासीन तार। दूसरा कौन सा है, दूसरा है भूसंपर्कित तार। दूसरा कौन सा हमारा, भूसंपर्क तार। यह तार कैसे रंग का होता है, आमतौर पर यह कैसा, हरे रंग का होगा। यह कैसा होगा, हरे रंग का। हालांकि
इस तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन इसका उपयोग बिजली के जो झटके हैं इन झटकों से बचाने के लिए किया जाता है। तो लिखेंगे इस तार में आमतौर पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। क्लियर। और तीसरे नंबर का तार है बेटा, वो कौन सा है? ये दूसरा हो गया तार। तीसरा तार है हमारा उदासीन तार। अब बात करेंगे उदासीन तार की, तो यह कैसा होगा? यह होता है काला, हो सकता है काला या भूरे रंग का तार होगा, काले या भूरे रंग का तार होगा। लाल तार विद्युत उपकरणों में उच्च वोल्टेज पर धारा को पहुंचाता है और यह उपकरण से धारा को वापस लाने का काम करता है। तो यह लिखेंगे विद्युत उपकरण से धारा को वापस लाने का कार्य करता है। क्लियर। नोट करेंगे। इसके बाद आगे प्रश्न करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा इसका प्रश्न नंबर 24 का अथवा प्रश्न, 24 का कैसा है? अथवा प्रश्न है। बोल रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशाओं को ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। सबसे पहले समझेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहला किसको समझेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? देखो, इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस तरह फैलाएं कि ये तीनों परस्पर आपस में लंबवत हों। अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्य वाली उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे की नियम की सहायता से, बाएं हाथ के नियम की सहायता से हम बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। किसकी दिशा को ज्ञात करते हैं? बल की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र पता है, धारा की दिशा पता है, अंगूठा बताएगा बल किस दिशा में लग रहा है। क्लियर। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे कि ये तीनों आपस में परस्पर लंबवत हों। हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों आपस में परस्पर लंबवत हों। अंगूठे
अंगूठे के पास वाली पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र तथा दूसरी उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा बेटा? बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और इसमें लिखेंगे इस नियम की सहायता से बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद बेटा इसका सेकंड पार्ट करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद सेकंड पार्ट है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम? दायां का मतलब सीधा हाथ। इसमें क्या होता है, इसकी सहायता से हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त कर सकते हैं। मान लिया यह एक चालक तार है, हम चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो तार पर लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार हम चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो तार पर लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। क्लियर? और इस नियम की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर? नोट करिए बेटा। इसके बाद केमिस्ट्री वाले भाग में चल रहे हैं, नोट करिए। बाद बेटा प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 में बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला प्रश्न बोल रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि Pb पे 2+ और NO3 पे 1-। और इसे क्या कर रहे हैं? गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो होगा क्या यहाँ से कि एक Pb पे 2+ हैं, इसे लिख सकते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस का मतलब NO3 यहाँ और NO3 यहाँ पर। क्लियर? NO3 यहाँ पर। अब होगा क्या? देखो यहाँ पर एक Pb पे 2+ और एक O पे 2- अर्थात PbO बाहर होगा। उसके बाद
एक एन दो ऑक्सीजन को लेकर बाहर होगी NO2, पर एन है कितनी 2, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 और 1 5, पर ऑक्सीजन है कितने 3 और 3 6, तो ऑक्सीजन अकेला बाहर नहीं होता, ऑक्सीजन कौन बाहर होगा O2, इसलिए हम यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। क्लियर? तो इससे हम इस तरीके से कर रहे हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, Pb पे 2 प्लस 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, अर्थात PbO बाहर होगा, एक N 2 O को लेकर बाहर, NO2 बाहर, प्लस अब N हमारी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, अब ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 1 और 2 दूनी 4 5 हो गए, लेकिन O बाहर नहीं होता, O2 बाहर होता है, इसलिए हम यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से क्या होगा कि N के 2 अर्थ थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए 4, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, Pb 2 है 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद O 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10 और 10 और 2 12। क्लियर? और ये बनेगा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और प्लस में कौन हो जाएगा बाहर ऑक्सीजन, कौन बाहर हो जाएगा ऑक्सीजन। ये कौन है हमारा लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब बात करें बेटा दूसरे वाले प्रश्न की। दूसरा बोल रहा है एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं। एथेनॉइक अम्ल का बच्चे फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है एथेनॉइक अम्ल का। अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट। अब होगा क्या, गर्म कर दे रहे हैं, होगा ये कि अम्ल है तो HN देगा, H पे प्लस और CH3CO पे माइनस, Na पे प्लस और CO3 पे 2 माइनस। अब यहां से CH3CO पे माइनस है, कितना प्लस जाएगा तो आप बताओगे 1, पर आप बेटा बताओ Na है कितनी 2, तो भाई 2 अड़ चाहिए ना, 2 Na है तो 2 अड़ चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी कितने अड़ बाहर हो जाएंगे 2 अड़ बाहर हो जाएंगे। अब हुआ ये कि यहाँ पर 2H और एक CO3 बचा हुआ है 2 माइनस, और यहाँ पर H कितनी है 2, तो यहाँ पर बेटा कार्बन पे 4 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन पे जब 2 माइनस हैं तो H भी कितनी चाहिए बेटा के 2 प्लस चाहिए ना, तो यहाँ से 2H एक O को लेकर बाहर, बचेगा कौन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बन जाएगा सोडियम एसीटेट, और ये जल और ये कार्बन डाई ऑक्साइड। ये पूरा का पूरा आपको टॉपिक पढ़ा दिया है बच्चे, पूरा का पूरा एथेनॉइक अम्ल टॉपिक पढ़ा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तीसरा है बेटा जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से। जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराएंगे, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट के साथ। एक Zn पे 2 प्लस, Ag पे प्लस और NO3 पे क्या माइनस, केवल 1 माइनस। कितना माइनस, केवल 1 माइनस। भाई 2 प्लस है तो 2 ही माइनस चाहिए, तो भाई कहोगे कि 2 से गुणा कर देंगे, कितने से गुणा कर देंगे 2 से, 2 माइनस करने 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ से Zn कितनी NO3 को लेकर बाहर हो जाएगा, तो आप बताओगे कि सर 2। उसके बाद Ag बाहर होंगी कितनी, कि आप बताओगे कि 2 से गुणा किया, Ag 2 है तो 2 बाहर हो जाएंगी, और ये बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। कौन बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट। उसके बाद चौथी है सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 की अभिक्रिया करानी है बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba 2 प्लस है, Cl2 चाहिए, बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ। होगा क्या कि Ba पे 2 प्लस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस और SO4 पे 2 माइनस, तो यहाँ से एक Ba 2 प्लस SO4 को लेकर बाहर हो जाएगा, अर्थात BaSO4 प्लस एक Na पे 1 प्लस, कितनी Cl को लेकर बाहर होगा, केवल 1, तो एक Na केवल 1 Cl को लेकर बाहर, पर यहाँ Na 2 है, Cl भी कितनी है 2, तो कितने NaCl बाहर हो जाएंगे 2 NaCl, और ये बनेगा बेरियम सल्फेट। क्लियर, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट।
तो इस अवक्रिया का नाम आप दे सकते हो, यह अवक्रिया है विस्थापन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया। और इस अवक्रिया का नाम है द्वय विस्थापन अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया है? द्वय विस्थापन अवक्रिया। क्लियर? यहां पर इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 26, और 26वां बोल रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है सजातीय श्रेणी। सबसे पहले किसको समझेंगे? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? देखो, जब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र तथा क्रियात्मक समूह समान हो तो उन्हें अणुभार 14 या CH2 के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, और उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे जब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र तथा क्रियात्मक समूह समान हो तो उन्हें अणुभार 14 या CH2 के अंतर में घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को क्या बोलेंगे? सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह कैसे हो? समान हो, और उन्हें अणुभार 14 या CH2 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। उदाहरण में आप लोग लेंगे एल्केन। उदाहरण में आप कौन लेंगे? एल्केन। अब एल्केन के एग्जाम्पल, इसका जो सूत्र होता है CnH2n + K2। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं? जैसे CH4, C2H6, C3H7, C3H8। ये मेथेन है, एक कार्बन, 2 पर है एथेन, 3 पे प्रोपेन। अब इनके बीच में अंतर देखेंगे। इनके बीच में क्या देखेंगे? अंतर। यहाँ पर 1 C, यहाँ पर 2 C, 1 का अंतर आया। यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया। ठीक इसी प्रकार इसमें देखेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, 1 कार्बन का अंतर। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, कितने का हाइड्रोजन का अंतर? 2 हाइड्रोजन का अंतर। तो आप क्या होगा बेटा? कोई भी एक अणुसूत्र ले लेंगे और उसे एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, घटते या बढ़ते क्रम में। तो अंतर कितना निकलना चाहिए? CH2 का अंतर निकले तो यह श्रेणी क्या कहलाएगी? सजातीय श्रेणी। इसके बाद पूछा है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की सर्वतोमुखी यानी कार्बन के 2 ऐसे गुणधर्म जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल श्रृंखला दिखाई देती है। पहला कौन सा है? पहला है श्रृंखलन। यानी कार्बन क्या करेगा? कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने क्या होती है? क्षमता होती है। यानी कार्बन क्या होगा? अन्य कार्बन के साथ क्या होगी? एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, जिससे बड़ी संख्या में हमें क्या दिखाई देंगे? अणु दिखाई देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। दूसरा, कार्बन कैसा होता है? चतुस्संयोजी तत्व है, अर्थात यह कार्बन के साथ, यह अन्य कार्बन के साथ या किसी एकल जो परमाणु होगा, एकल संयोजी जो तत्व होगा उसके परमाणु के साथ
आबंध बनाने क्या होती है, इसके अंतर्गत क्षमता होती है। क्लियर? यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यह या तो खुद के अन्य कार्बन परमाणु के साथ 4 आबंध बनाएगा या किसी एकल परमाणु जो एकल संयोजी जो तत्व होगा उसके साथ आबंध बनाएगा। क्लियर? तो ये हमारा प्रश्न नंबर हो गया 26, नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 27, और 27 का प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। देखो पहला है CH3COOH। देखो कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 पर क्या आएगा? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है N, और ये COOH को क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। तो E को हटा देंगे और इसे क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। दूसरा है CH3CH2CH2Cl। अब देखो यहां पर ये प्रतिस्थापी समूह है, पहले नंबर पे जुड़ेगा तो इसे नाम देंगे 1 क्लोरो, 1 2 3 पे प्रॉप, सभी सिंगल बॉन्ड से N। क्लियर? और कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ है। तीसरा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन हमारे पास 2 हैं, 2 पर आएगा एथ, और 3 बॉन्ड आए इसलिए क्या बोलेंगे? क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। ठीक है, नोट करिए बेटा। इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करो।